हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की लाइव क्लास में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम? तो आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की। ठीक है, ओके, चलो। तो आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। और आज फिर से ये कैसा टॉपिक रहेगा? तो ये क्विज वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, आज हम आपके साथ कंकाल तंत्र के क्विज को लेके आए हैं, जिसमें हमने कुछ और प्रश्नों को भी शामिल किया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की, यानी आज आपकी हड्डियों को, 206 हड्डियों को हम क्या करेंगे? तोड़ के मानेंगे। और क्यों? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिना तोड़े कैसे जोड़ोगे? तो साथियों, फटाफट मेरे भाइयों, मेरे लाले, मेरे लालियों, फटाफट आ जाओ आज की लाइव क्लास में। और आज हम फिर से इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी बिना देर किए आ जाओ सभी लोग। और आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, आज का सेशन। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ। जीव विज्ञान की श्रृंखला जो चल रही है हमारी अभी फिलहाल लाइव में, तो इसमें हम आज आपसे हम कंकाल तंत्र की बात करेंगे। हमने नर्वस सिस्टम देख लिया है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम देख लिया है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम देख लिया है। ठीक है, और सेल देख लिया है। ठीक है, तो उसके बाद आज हम फिर से ये एक नया सेगमेंट कंकाल तंत्र लेके आए हैं। इसके बाद जो बचे हुए सेगमेंट होंगे, एक के बाद एक धमाका होता रहेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल उन धमाकों को झेलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उन धमाकों को बिल्कुल झेलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो, ठीक है, चलो। तो यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? कह रहा है उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किसमें मिलते हैं? उद्विकास यानी क्या? एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन है, मानव उद्विकास है। ठीक है, तो कह रहा है कि उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किसमें मिलते हैं? जीवाश्मों से, अवशेषी अंगों से, तुलनात्मक संरचना से, या तुलनात्मक भ्रौणिकी से? देखो यहां पे अवशोषी होगा, अवशेषी होगा। ठीक है, थोड़ी सी आजकल टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहां पे पूछ रहा है कि जो उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? ठीक है, वो किससे मिलते हैं? बस आप लोग क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा मैं सेशन का जो है एक कमेंट बॉक्स ऑन करवा दूं बस। ओके, आप लोग देखिए जल्दी से फटाफट। चलो चलो बच्चों, आ गए वापस। ओके, कमेंट बॉक्स, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा था, तो आपके कमेंट मुझे देखना था ना, क्योंकि मैं भी कमेंट आपके साथ ही रहूंगा ना, तो इसलिए उसको मैंने ऑन करवाया। तो चलो, यहां पे क्या करा? उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? जो मानव का उद्विकास हुआ है उसमें सबसे ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? तो वो मिलते हैं जीवाश्मों से। किसमें मिलते हैं? वो मिलते हैं जीवाश्मों से। जीवाश्म होते क्या है आप ये जानो। तो लाखों वर्ष पूर्व जो मानव की दबी हुई चट्टानों के नीचे दबी अस्थियां होती है ना, जो अस्थिपंजर होते हैं, तो जो मानव या कुछ जंतुओं की जो दबी हुई अस्थियां होती हैं लाखों वर्ष पूर्व चट्टानों के नीचे, वो क्या कहलाती हैं? जीवाश्म कहलाती है। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हैं कि जंतुओं के जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं? लाखों वर्ष पूर्व चट्टानों के नीचे दबे हुए होते हैं, जिनसे क्या होता है? जिनसे आप जानते हैं बाद में रहेंगे पेट्रोलियम बनेगा। ठीक है, तो जीवाश्म दो होते हैं, जंतु और पादप। ओके, जंतु जीवाश्म और पादप जीवाश्म। ठीक है, तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व मानव की जो दबी हुई अस्थियां होती हैं वो क्या कहलाती है? जीवाश्म कहलाती हैं। और इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक क्या होता है? उद्विकास के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उद्विकास के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कह रहा है कि एथलीट जानते हो ना, एथलीट जो स्पोर्ट्समैन होते हैं,
तो जो धावक होते हैं, ठीक है, कह रहा है कि एथलीटों को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से मिलती है कि विटामिन से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है? ठीक है, बताओ फटाफट कि जो एथलीट होते हैं उनको सबसे ज्यादा और जल्दी ऊर्जा जो है किससे मिलती है? तो मेरे प्यारे, मेरे लालियों, मेरे लाले, जो ये ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना वो 1 ग्राम में क्या है? कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। और जो वसा होती है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है। कितनी? 1 ग्राम में ये लगभग 9.3 यानी 9.3 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। कितना देती है ये? तो 1 ग्राम में लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक। लेकिन हमें ऊर्जा जो हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत जो ऊर्जा चाहिए वो किससे मिलेगी हमें? तो वो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है, वही रेशियो होता है जो जल में होता है, यानी कितना? 2 संबंधी 1 होता है। क्लियर है? ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स शर्कराएं होती हैं यानी शुगर होती हैं, और ये कैसी होती है? मीठी होती है, ठीक है। और ये 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ओके, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। वसा ये हमें ठोस रूप में ऊर्जा देती हैं, क्लियर है? ये हमें ठोस रूप में ऊर्जा देती हैं और हमारे शरीर में ताप नियमन करती हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। और विटामिनों को हम वाह्य पदार्थों यानी वाह्य जो हम बाहर से जो आहार लेते हैं ना उसमें ग्रहण करते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ठीक है, टूट फूट की मरम्मत करते हैं और बॉडी बिल्डअप में क्या करते हैं? बॉडी बिल्डअप में सहायता करते हैं। प्रोटीन के आहार जो होते हैं क्या होते हैं? वो शरीर को क्या करते हैं? शरीर को बिल्डअप करने में मदद करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उपस्थित यहां पे दिया उपस्थित, उपस्थित होगा उपास्थि होगा, ठीक है। उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे अगर है उपास्थि यानी क्या होती है? उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या है आपका? कार्टिलेज, ठीक है। उपास्थि का मतलब क्या है भैया? कार्टिलेज है, ठीक है। तो कह रहा कार्टिलेज और हड्डियां यानी बोन्स के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। ध्यान दो, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। फटाफट देख लो इसको, क्वेश्चन को फटाफट देख लो, फटाफट देख लो बच्चों इस क्वेश्चन को। तो आप सभी जानते हो कि जो उपास्थि होती है, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व होता है? तो आप सभी जानते हो कैल्शियम। क्या करता है ये? कैल्शियम ही है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारी हड्डियों के और दांतों के निर्माण में सहायक भी होते हैं और उन्हें मजबूती यानी कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखो कि कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही हमारी हड्डियों में कठोरता आती है, हमारे दांतों में मजबूती आती है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में कौन सहायक रहेगा? कैल्शियम, ठीक है। और क्या करेगा? इनको ये पोषण भी देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिकॉन। कौन सा वैसा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में क्या करता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न करता है? सीसा यानी लेड, सीसा यानी क्या हो गया? लेड हो गया।
कैडमियम यानी आप जानते हैं पारा यानी मरकरी, और सिलिका यानी SiO2, ठीक है, सिलिका यानी SiO2। ठीक, अब देखो यहां पर सीसा यानी लेड, लेड एक ऐसी धातु है, लेड एक ऐसी धातु है, क्या होती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, क्या करती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है, और शहरी इलाकों में, और शहरी इलाकों में क्या करती है, शहरी इलाकों में ये प्रमुख प्रदूषक है, क्या ये प्रमुख प्रदूषक है। यानी आप कह सकते हैं जो सीसा होता है वो एक वैसा वायु प्रदूषक है जो हमारे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न करता है। चलो फिर से यहां देख लो, राजा सुलेखपाल ग्राम विकास अधिकारी की बैच आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहां। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ावा देता है। यहां फिर पूछ रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रुधिर दाब को यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। यहां फिर है पारा, सीसा, कैडमियम और तांबा, पारा, सीसा, कैडमियम और तांबा, ठीक है। फिर से देखो, हृदय वहां पे क्या था, तंत्रिका रोग था, यहां पे क्या है, यहां पे आपका हृदय संबंधी रोग है यानी हार्ट डिजीज है, ठीक है, हार्ट डिजीज है। तो यहां पे मेरे शेर, मेरे लाले, मेरे लालियो, यहां पे जो आंसर होगा क्या होगा, कैडमियम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। क्यों कैडमियम क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैडमियम क्या है, कैडमियम आप जानते होंगे जल में कैडमियम की, आपको एक रोग पढ़ाया गया होगा पहले जिसमें आपने देखा होगा कि कैडमियम का जो रोग होता है वो क्या होता है, इटाई इटाई होता है ना, क्या होता है ये, इटाई इटाई होता है। ओके, तो यहां पे क्या है, कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम आपके शरीर में रुधिर दाब को बढ़ा देगा और आपके हृदय संबंधी रोगों को पैदा करेगा, ठीक है, हृदय संबंधी रोगों को पैदा करेगा। चलो एक आध क्वेश्चन कुछ मिक्स भी इसमें है, ठीक है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, अब तक खोजी गई सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, शैवाल, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या कवक, शैवाल, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या कवक, ठीक है। जल्दी फटाफट देख लो इसको। ओके, तो यहां पर देखो शैवाल आपके क्या होते हैं, शैवाल आपके कौन से जीव हैं, ये प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आपके वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। विषाणु क्या है, विषाणु ऐसे जीव हैं जो निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण लेके चलते हैं। माइकोप्लाज्मा ये क्या है, एक ऐसी जीवाणु कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका वाले होते हैं, इन्हें कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या है ये, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जो क्या होती हैं, जो सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, जो सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। और यह भी जानो कि जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है, तो जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह होता है कौन सा, प्लाज्मिड होता है। क्या होता है भैया, क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, डीएनए के छोटे से अणु होते हैं, ठीक है, डीएनए के छोटे अणु होते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। जैसे देखो ये कोई जीवाणु कोशिका हो गई तो यहां पे कैसे होता है, ये ऐसे, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये नग्न होते हैं, मतलब ये नग्न होते हैं, ठीक है, नेकेड होते हैं। ओके, तो यहां पे माइकोप्लाज्मा जो है क्या, सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है। कवक आप जानते ही हो कि कवक ऐसे जीव माने जाते हैं कि जो क्या होते हैं, जो परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर शैवाल, विषाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, तो आंसर क्या होगा आपका, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन और आपका आ गया है,
निम्नलिखित जीवों में से उनसे संबंधित संघ को सुनिश्चित कीजिए। यहां पे जीवों को दिया गया और संघ को, ठीक है। क्या दिया है? केचुआ, आर्थ्रोपोडा, कड़ी, मोलस्का, सीप, एनिलिडा या मेढक। यहां पे थोड़ा सा कट गया, हमको लगता है ये जो कड़ी दिया है ये मकड़ी हो जाएगा, और जो मेढक ये ढक दिया है क्या है भैया? मेढक को ढको मत खोल दो, ठीक है, मेढक को ढको मत खोल दो। तो यहां पे दिया है केचुआ, मकड़ी, सीप और मेढक, और यहां पे दिया आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा और कार्डेटा। तो आपको यहां पे देखना है, सूची मैच करनी। देखो अब जो केचुआ होता है, केचुआ तो ये आपका एनिलिडा का प्राणी है। किसका प्राणी है? एनिलिडा का, यानी आपका ए का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 3। अब देखो यहां पे 3 पहले ऑप्शन में दिया है। फिर दूसरा क्या है? मकड़ी, तो मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा की प्राणी जाएगी, ठीक है, दूसरे का 1। अब दूसरे का 1 कहां दिया? तो यहां पे दिया था ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर सीप दिया है, सीप क्या है? सीप मोलस्का है, तो ये तीसरे का 2 है। फिर मेढक कार्डेटा है, डी का 4 है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा यहां पे? 2 3 1 4। क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, ठीक है। और आप सभी जानते हो भली भांति कि मेढक एक ऐसा प्राणी है जो उभयचर होता है। क्या होता है ये? उभयचर होता है। उभयचर मतलब क्या होता है? उभयचर वह जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। रहते तो जल में, अगर जैसे रहते तो जल थल दोनों पे हैं, लेकिन इनको जब निषेचन करना होता है, फर्टिलाइजेशन, तो इन्हें जल की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। तो चलो, मजा आ रहा है कि नहीं? फटाफट बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो भैया, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं। ध्यान दो, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? पक्षी और चमगादड़ दोनों क्या है? दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन दोनों उड़ने में सक्षम है, लेकिन चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? इसमें क्या है? 4 वेशमे वाला हृदय होने के कारण, यानी क्या होता है? जो इसका हार्ट होता है, तो हार्ट में इसके 4 चेंबर होते हैं। इस कारण, डायाफ्राम के कारण, पंखों के कारण, या लघु मस्तिष्क, क्या है? लघु मस्तिष्क, यानी क्या होता है? लिटिल ब्रेन के कारण, लिटिल ब्रेन के कारण। फटाफट इसका आंसर दो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों। आप सभी का आज की क्लास में दिल खोल के स्वागत मैं करता हूं। फटाफट इसको आंसर दो, ठीक है, इसका आंसर फटाफट दियो। जल्दी बताओ भैया, समझ में आए ना क्वेश्चन? अरे यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझना है। कैसे? देखो यहां पे क्या है, जो पक्षी होते हैं, पक्षी वो आते हैं कार्डेटा में, ठीक है, तो दोनों पक्षी हैं। तो यहां पे क्या है? डायाफ्राम की बात कर रहा है वो। क्या है? डायाफ्राम के, क्या होता है? डायाफ्राम के कारण, यानी डायाफ्राम जो क्या होता है, इसको पक्षियों से भिन्न करता है। इसको कहता है, इसको पक्षियों से भिन्न कर देता है। तो आप जानते हो डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम यानी तंतुपट है जो आपके शरीर के 2 भाग करता है। तो अगर चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, उसका रीजन क्या है? इसमें डायाफ्राम होता है, ठीक है, क्या होता है? इसमें डायाफ्राम होता है। क्लियर है? चलो, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? देखो यहां पे ऑप्शन दिया है 28, 30, 32, 40। ये क्वेश्चन हमेशा से डिस्प्यूटेड होता है, ध्यान देना, क्योंकि जो खोपड़ी होती है ना, तो खोपड़ी का पूरा हिस्सा जो होता है, खोपड़ी का हिस्सा यहां तक होता है। आपके जो गले में ये दिख रहा है, जिसको हम हाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम हाइड कहते हैं, ठीक है, ओके, इसे हम हाइड कहते हैं। तो जो हाइड होता है ना, ये कितना होता है? ये 1 होता है, ठीक। तो यहां पे खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, और 28 और 1 लेकर टोटल जो है 29 हड्डियां होती हैं। तो कहीं कहीं ऑप्शन में 29 भी दिया रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, अगर 29 रहेगा तो 28 नहीं रहेगा, और 28 रहेगा तो 29 नहीं रहेगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या होगा? 28 हो जाएगा। लेकिन ये जान लो कि खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो कैसे होती हैं?
तो मस्तिष्क में आपका यानी आपके ब्रेन में अगर देखा जाए तो 8 हड्डियां। अब ये जो 8 हड्डियां होती है ना मेरे बच्चों, तो ये 8 हड्डियां जो होती हैं इसमें कोई भी संधि नहीं होती, यानी कोई भी ज्वाइंट नहीं होता। ध्यान दो, इन 8 हड्डियों में कोई भी ज्वाइंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या होती है? फिक्स होती है। ये क्या होती है? फिक्स होती है। इसके बाद आती है कान की हड्डियां। कान में होती है कितनी? 6 हड्डियां। कान में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां। भैया 6 हड्डी कहां से हो जाएगी? तो 3 इधर वाले कान में, 3 इधर वाले कान में। तो यहां पे क्या होगा? 3 गुणे 2। क्या होगा? 3 गुणे 2। और आपका जो चेहरे की जो हड्डियां हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फेशियल बोन। अरे भाई फेशियल कराते हैं ना हम लोग सुंदर होने के लिए कि भैया फेशियल कराया जाए ताकि चेहरे में चमक बनी रहे। ठीक, और कुछ लोगों में कुदरती सुंदरता होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। ठीक है, ओके, कुछ लोगों में नेचुरल ब्यूटी होती है। ठीक, तो जो नेचुरल ब्यूटी वाले होते हैं ना वो क्या होते हैं? उनमें 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो चेहरे में 14 हड्डियां, कान में 6 हड्डियां और मस्तिष्क में 8 हड्डियां। देखो 14 और 6 20 और 8 28। 14 और 6 20 और 8 28 हड्डियां हो गई। 28 हड्डी वो, और आपकी एक हड्डी कौन सी? 29, ये वाली हाइड वाली। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हो गई भैया? 29 हड्डियां हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। ठीक है, तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है और कीलक होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? जल्दी बताओ फटाफट। अरे भाई जो पैर की हड्डी होती है तो पैर में आपके 30 हड्डियां होती हैं। पैर में कितनी हड्डियां होती है? पैर में 30 हड्डियां होती हैं। हाथों की बात करें, पैरों की बात करें, 30 हड्डियां होती हैं। पहला आपका फीमर हो जाता है, पहला फीमर है, दूसरा पैटेला है। पैटेला कहां की हड्डी होती है? घुटनों की हड्डी होती है ना। तीसरा क्या है? आपकी टीबियो होती है। ठीक है, टीबियो होती है, फीबुला होती है, टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और आपके फ्लैंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखो, फीमर, पैटेला, टीबियो, फीबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजेस, ये क्या है? आपकी, आपके पैरों की हड्डियां हैं। ठीक है, फीमर जांग की हड्डी होती है, पैटेला घुटनों की हड्डी होती है, टीबियो और फीबुला कहां है? आपके टांगों की जो घुटने के नीचे की जो हड्डियां आगे पीछे होती है। ठीक है, टार्सल्स क्या है? तो टार्सल्स आपका क्या है? टार्सल्स आपका, तो टार्सल्स आपका ये वाला भाग है ना, ये वाला। तो ऐसे जहां पे पैर जुड़े हैं आपके, ठीक है, एड़ी के पास वहां होता है। मेटाटार्सल्स क्या है? ये 5 उंगलियां हैं पैर की। और फ्लैंजेस क्या है? ये उंगलियों के पोर होते हैं। क्या होते हैं? उंगलियों के पोर होते हैं। तो शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ना भैया, वो खोखली नहीं होती है यार। खोखला अगर खोखली रहेगी तो कहां चल पाएगी फिर? तो खोखली नहीं होती है, वो क्या होती है? ठोस होती है मेरे भाई। क्या होती है? ठोस होती है। जीवन में ठोस होना चाहिए। ठीक है, जीवन में ठोस होना चाहिए। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु मतलब क्या होता है? आपकी स्पाइनल कार्ड होती है। क्या होती है? आपकी स्पाइनल कार्ड होती है। तो कह रहा है स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 31, 33 या 12? 13, 31, 33 या 12? तो आप सभी को मैं बता चुका हूं कि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? मेरु तंत्रिकाएं वो 31 पेयर होती हैं। कितनी पेयर होती हैं? 31 पेयर होती हैं। और ये क्या होती हैं? ये आपके हाथों, पैरों और शरीर के अन्य अंगों से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ठीक है, आपके हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों से जुड़ी होती हैं। और आप सभी जानते हो कि जो मेरु तंत्र होती है क्या करती है?
ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करती है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कौन करती है, मेरुदंड करती है। और मेरुदंड जो होती है वो कहां से निकलती है, तो आपके मस्तिष्क के पश्च भाग में मेडुला होता है, वहां से निकलती है। और इसमें कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 होती हैं। अगर बात करें यहां पे हड्डियों की, अगर बात करें हड्डियों की, ठीक है, तो मेरुदंड में क्या होती है, मेरुदंड में कुल बाल्यावस्था में 33 हड्डियां होती हैं और जब हम वयस्क होते हैं तो 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ध्यान रखो, आपके रीढ़ की हड्डी में कुल 33 बोन होती हैं, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो ये क्या होती हैं, 26 में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, 26 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, ओके। चलो दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, या भोजन के कणों, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बताओ, जो दांतों पर परतें जमी होती हैं वो किसकी होती हैं, दांतों पर जो परतें जमी होती हैं वो किसकी होती हैं। तो देखो, जो दांतों पर जो परत जमी होती है, जो लेयर होती है ना, वो किसकी होती है, देखो उसमें भोजन के कण भी शामिल होते हैं, आपका थूक यानी स्पीड भी रहता है, जो आपके मुख से अम्ल होते हैं, मुख अम्ल जो भैया जो आमाशय में होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो आप डकार लेते हो या जब आप सोते हो तो रात में क्या होता है, सेक्रेट होता है ना वो, तो मुख अम्लों की बात वो है, मुख अम्लों का असर है, ठीक है, और बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, और किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो यहां पर जो परत जमी होती है दांतों पर वो क्या होती है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 4, 12, 20 या 28, 4, 12, 20 या 28। तो देखो भैया यहां पर क्या है, पूछ रहा है कितने दांत 2 बार आते हैं, 2 बार की बात कर रहा है। तो देखो मनुष्यों में दांत कैसे आते हैं, मनुष्यों में जो दांत आते हैं वो कैसे आते हैं, 12, 20, 20, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये जो 12 आते हैं ना ये फिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। बट जो 20, 20 होते हैं क्या होते हैं, ये 20, 20 2 बार आते हैं। तो क्या होता है यहां पे, जो 20 दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। अगर देखा जाए तो मानव जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं, कितने निकलते हैं, 52, जिसमें से कितने शेष बचते हैं, तो 32, कितने बचते हैं, 32। कहते नहीं है कि 32 ही तोड़ दूंगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेरनियों, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो वरना तुम्हारी 32 जो है निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल के डुप्लीकेट जो है दांत लगवा देंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दो, क्योंकि आज की भी क्लास क्या है, डेली की तरह क्विज सेशन है और बढ़िया क्वेश्चन रखे गए, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यार दांतों की बात किया, थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम कर लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। दांतों की बात तो की ही है हमने। अगर दांतों की बात करी जाए तो दांत जो होते हैं हमारे, सभी जानते हो आप दांत के बारे में, तो यार दांतों की बात कर ली जाए। अब देखो जो दांत होते हैं ना, तो दांतों का निर्माण कहां से होता है, दांतों का निर्माण होता है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से,
दांतों का निर्माण कहां से होता है? तो दांतों का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं, तो जो दांत कैसे होते हैं? दांतों में देखिए, अब आपका ये दांत हो गया, इसको काट दिया जाए, ठीक है, ये आपकी जड़ मान लीजिए, ठीक। तो जो दांतों की ये परत होती है ना, ये वाली ऊपरी परत, ये वाली परत जो होती है, तो ये परत क्या है? काफी मजबूत होती है। क्या है? काफी मजबूत होती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये इनामिल की बनी होती है। इनामिल की बनी होती है, क्या है? इनामिल की बनी होती है। और इनामिल क्या है? इनामिल के कारण क्या होता है? इनामिल के कारण इसमें चमक होती है। अगर क्वेश्चन आए आपसे कि दांतों में चमक क्यों होती है, तो आप क्या बोलेंगे? दांतों में चमक इनामिल के कारण होती है। और अगर ये पूछा था कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो ये क्या है भैया? यही आपका इनामिल क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, जो दांतों की निचली परत जो थोड़ी सी पीली होती है, जो थोड़ी सी पीली होती है, और जड़ों में यहां देखो, ये जो परत है, ये वाली परत, हम ब्रश तो यही करते हैं, ऐसे ना, ब्रश यही करते हैं, ठीक। तो जो निचली परत होती है वो क्या होती है? तो जो निचली परत है वो किसकी बनी होती है? तो वो होती है सीमेंटम। क्या होती है? सीमेंटम, ठीक है। दांतों की ऊपरी परत की बात सब करते हैं कि किसकी होती है? तो इनामिल की होती है। इनामिल क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन जो दांतों की निचली परत होती है, तो क्या होती है? वो सीमेंटम होती है। क्या होती है? सीमेंटम होती है। और आपके दांतों की जो प्रोटीन होती है, दांतों की प्रोटीन, तो दांतों की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? दांतों की प्रोटीन को हम डेंटिन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? इसे डेंटिन कहते हैं, ओके। अब दांतों की प्रोटीन को डेंटिन कहते हैं, ओके। अब देखो, जो डेंटिन प्रोटीन है क्या है? दांतों की प्रोटीन है, क्लियर है। अब देखो, दांत होते हैं चार प्रकार के होते हैं ना। एक हम कहते हैं इंसीजर, एक को हम कहते हैं कैनाइन, एक को हम कहते हैं प्रीमोलर, और एक को कहते हैं मोलर, ठीक है। दांतों की चार प्रकार हैं, दांतों के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो इंसीजर होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ध्यान रखो, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा था भैया पीछे सूत्र में कि इंसीजर की संख्या होती है, तो यार हम लगते हैं जोड़ने कि यार कितना होता है। तो ध्यान रखो, इंसीजर कितने होंगे? 8। अरे मेरे भाई, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। हम तो कैसे, हम निकालते कैसे हैं? ये देखो, आपका ये ऊपर नीचे का जबड़ा हो गया, आधा आधा निकाल लो यार मेरे, सही है ना? सही है, समझ में आ रहा है ना? तो इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? कैनाइन 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? कैनाइन 4 होते हैं। अब आपका जो प्रीमोलर कितना होता है? ये होता है 12। प्रीमोलर कितना होता है? 12। और जो मोलर होता है कितना होता है आपका? मोलर होता है 8। अब देखो, 8 4 12, 12 24 और 8 32। क्लियर है? तो आपके देखो, ये देखो, जो आपके प्रीमोलर है और आपके जो मोलर है, यही दोनों होते हैं क्या? जो 2 बार आते हैं। जैसे प्रीमोलर कितना है? 12 है, और आपका मोलर 8, 12 8 20, ठीक है। तो यही प्रीमोलर और मोलर जीवन में 2 बार आते हैं। बाकी जो आपका इंसीजर और कैनाइन है, वो क्या है? वो जीवन में एक ही बार आता है, ठीक है। जीवन में एक ही बार आता है। और जो आपका इंसीजर है ना, इंसीजर को क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। एक बार जरा हंस के दिखाओ, हंसो फटाफट, सभी के इंसीजर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि सर जी क्या चाल है, तो जैसे ही हम हंसते हैं तो क्या होता है? इंसीजर दिखते हैं हमारे। यार इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें मुस्कुराहट के दांत बोलते हैं। तो बेटा हमेशा मुस्कुराया करो, ठीक है। मुंह फुला के ना बैठा करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराती हुई जिंदगी क्या है? सबसे खूबसूरत होती है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो सिलेक्शन, परफेक्शन, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन नहीं मिलेगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या है? सबको पसंद आता है। आपने कहा सुनी होगी ना, A smiling face is liking by everyone. Smiling face is liked by everyone. मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। क्यों? मुस्कुराओगे ना तो खूबसूरती अपने आप बढ़ जाएगी। तो इंसीजर को क्या बोलते हैं? इंसीजर को हम क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और जब यही इंसीजर छोटे बच्चों में आते हैं, सबसे पहले जो आपका मिडिल इंसीजर है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं
रैबिट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसे खरगोश के दांत कहते हैं। देखते ना छोटे बच्चे दो दांत लेके हंसते हैं, इसी करते हैं। तो क्या होता है, सब कुछ सेलेक्ट करके बताना पड़ता है। बायोलॉजी सब विषय है ना कि इसमें सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। मुस्कुराहट, गुस्सा, तनाव। तो इंसीजर क्या है? रैबिट टीथ है, ठीक है। तो इंसीजर सबसे पहले आता है, इसे मुस्कुराहट के दांत कहते हैं और इसे खरगोश के दांत कहते हैं। जो कैनाइन है, कैनाइन क्या है मेरे भाई? कैनाइन जो क्या है, वो मांसाहारियों का लक्षण है। क्या है? मांसाहारियों का लक्षण है। चीरने, फाड़ने, इन सब के लिए काम आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या हाथों में? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहां होती है? जबड़े में, जांघ में, चलो आज मैं आपके कमेंट में, आज आपके कमेंट में मोबाइल में देख रहा हूं, ठीक है। और मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में बना भी रहूंगा। चलो तो क्या है ये देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां पे? तो आप सभी जानते हो यार कि जो जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की जो हड्डी होती है जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़े की जो मांसपेशी होती है, क्या है ये? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। यहां पे आप जानते ही हो मैक्सिला होती है और मैंडिबल होती है, ठीक है। यहां पे क्या होती है? मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। क्या होती है? मैक्सिला और मैंडिबल होती है, ठीक है। मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। तो यहां पे क्या है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां होती है? तो आपके जबड़े में होती है, ठीक है। चलो देखिए क्या कर रहे हैं, सूचियों के नीचे कूटों का उपयोग कीजिए। मतलब यहां पे सूची दिया है एक और सूची दो, यहां पे मैच करना है। यहां पे उरोस्थी लिखा है, क्या लिखा है यहां पे? उरोस्थी। उरोस्थी को क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, एक इनका हिंदी नाम दिया है, एक इनका इंग्लिश नाम दिया है, ठीक है। उरोस्थी, जत्रुक, जानुफलक या स्कंद फलक। यहां पे क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला, स्टर्नम, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको सूची दिया है एक और दो। एक सूची में आपका अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश में नाम दिया है साइंटिफिक, और एक में इसका नाम क्या दिया है? हिंदी में नाम दिया है। दोनों को मैच करना है, ठीक है। देखो यहां पर अब जो उरोस्थी होती है ना, उसे अंग्रेजी में स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्टर्नम कहते हैं। और आपका दो जगह 4-4 दिया है। देखो यहां भी 4 दिया है और यहां भी 4 दिया है, ठीक। अब यहां पे देखो जो स्कंद फलक होती है, स्कंद फलक, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला कहां की हड्डी होती है? ये वाली हड्डी है भैया, जो कंधे में होती है। कंधे की हड्डी क्या होती है? स्कैपुला होती है। और ये क्या है आपकी? क्लेविकल है। क्या है? क्लेविकल मतलब हसूली होती है। तो यहां पे स्कैपुला मतलब डी का 3 दिया है। अब ठीक है, डी का 3 कहां है? तो देखो इसमें 4 दिया है पहले, इसमें 4 दिया है पहले, लेकिन इसमें डी का 2 दिया है, इसमें डी का 3 दिया है। तो आप यहां से पकड़ लो आंसर। चौथा, तो उरोस्थी क्या है? स्टर्नम है, स्कंद फलक स्कैपुला है, और फिर क्या है? फिर दूसरे मतलब बी का 1 है। तो बी का क्या है? बी का मतलब क्लेविकल। ये क्या है आपका? जत्रुक मतलब क्या है आपका? क्लेविकल है। क्लेविकल क्या होती है? ये आपकी कॉलर बोन है ना, इसके अरे क्लेविकल कॉलर बोन। और जान फलक क्या है? पैटेला, यानी जांग की हड्डी। जो जांग की हड्डी है फीमर ना, तो फीमर के नीचे क्या होती है? घुटने की हड्डी होती है। तो घुटने की हड्डी क्या बोलते हैं? जानु फलक बोलते हैं। जानू नहीं बोलते हैं, ध्यान दो। यहां पर क्या लिखा है? जानू नहीं लिखा है, जानू लिखा है, ठीक है। तो डोंट से जानू, जानू फलक। तो क्या है ये आपका? पैटेला है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? 4 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका? 4 1 2 3। चलो यहां पे भी आपका आंसर देख लो, ठीक है। तो यहां पर भी देख लो आप कि यहां पे सूची दिया है अस्थियों की और इनके नाम दिया है, ठीक है।
यहां पे दिया है ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप और शोल्डर ब्लेड। यहां भी आपको मैच करना है ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप और शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो यहां पर आपको भी, यहां भी आपको मैच करना है, ठीक। तो यहां पर देखो जो ब्रेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट मतलब सीना होता है, ठीक है, ब्रेस्ट मतलब सीना होता है, क्लियर है। तो यहां पर जो ब्रेस्ट बोन होती है उसे स्टर्नम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक, ओके। शोल्डर ब्लेड क्या होती है आपकी, तो जो देखिए पहले यहां पे मिलाइए ए का 4, अब देखो ए का 4 कहां दिया है, तो ए का 4 तीसरे में भी दिया है और ए का 4 जो है चौथे में भी दिया है, ठीक है। तो यहां पे देखना है कॉलर बोन, तो कॉलर बोन क्या है, अगर कॉलर बोन क्लेविकल है, ठीक है, कॉलर बोन क्लेविकल है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसमें भी क्या दिया है, 4 दूसरे का 1 दिया है और यहां पे भी दूसरे का 1 दिया है, ओके। अब देखना है नी कैप क्या है, तो नी मतलब क्या होता है, नी मतलब घुटना होता है ना, नी मतलब क्या, नी मतलब घुटना। तो यहां पकड़ो पटेला, सी का 2, तो देखो यहां पे सी का क्या है, सी का 2 यहां पे है, सी का 3 है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या होगा, 4, ए का, यहां पे ए दिया है ना, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है, डी का 3। शोल्डर ब्लेड क्या है आपकी, स्कैपुला है, ठीक है। तो यहां पे देख लो 4, 1, 2, 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां है, कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां है, ठीक है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स सेक्शन। तो कितनी बार बता चुके हैं यार, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, वह क्रियाएं जो अचानक से होती हैं, ठीक है। जैसे अचानक से आंख के सामने हाथ आ जाए या कोई वस्तु हो जाए तो अपनी आंखों को हम बंद कर लेते हैं, अचानक से किसी गर्म वस्तु पर हाथ रख दें तो हाथ को हटा लेते हैं, छींक आ जाना, अचानक से किसी अच्छे भोजन की खुशबू से लार टपकना, तो ये सभी किसके नियंत्रण में होता है, आपके स्पाइनल कार्ड के नियंत्रण में होता है, ठीक है। किसके नियंत्रण में है, आपके स्पाइनल कार्ड के नियंत्रण में होता है, ठीक है। और आपकी जो तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका, ये आपकी न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, ठीक है। अगर क्या करती है न्यूरॉन, आपका संदेशवाहक है, ओके। और शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। प्रमस्तिष्क क्या है, आपका मेमोरी कार्ड है, यानी आपका चाहे एमबी में बोलो, जीबी में बोलो, टीबी में बोलो, क्या है ये, आपका मेमोरी कार्ड है, ये याददाश्त केंद्र है, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाएं। अनुमस्तिष्क क्या है, सेरिबेलम है, ये क्या आपका लिटिल ब्रेन है, ठीक है, आपकी मांसपेशियों को मूवमेंट कराता है मेरे भाइयों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, बताओ फटाफट, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक क्या होता है, तो सबसे अधिक कैल्शियम होता है, ठीक है, सबसे अधिक कैल्शियम होता है। और जो ऑक्सीजन होता है ना, तो उसमें किसमें, पृथ्वी पर जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व हैं उसमें नंबर 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और अगर बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन नंबर 1 पर है, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन नंबर 1 पर है। चलो देखो, शल्य क्रिया पूछ रहा है, शल्य क्रिया मतलब क्या होता है, जो आपके होता है ना ऑपरेशन, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है या रुधिर का आधान है। आर्थोप्लास्टी पूछ रहा है, आपको आइडिया हो गया होगा कि आर्थोप्लास्टी क्या है।
यार देखो आर्थो मतलब क्या होता है, हड्डियों से जो हड्डियों का संबंध होता है ना, आर्थो का मतलब क्या है, जिनका संबंध हड्डियों से हो। तो यहाँ पे देखो ओपन हार्ट सर्जरी दिया, ये तो होगा नहीं। गुर्दा यानी किडनी की बात कर रहा है, ये होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, किडनी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होगी ना, तो क्या होगा, कूल्हे के जोड़ का जो होता है प्रत्यारोपण, मतलब कूल्हे का जो जोड़ होता है ना, कूल्हे की हड्डी पैटेला, तो जो कूल्हे का जोड़ का ट्रांसप्लांट होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्थोप्लास्टी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्थोप्लास्टी कहते हैं। नेक्स्ट, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, एंटमोलॉजी, इकोलॉजी या यूथेनिक्स। ठीक है, पशुओं के व्यवहार और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है, अब देखो यहां पर, तो यहां पे क्या है आपका, ये क्या है आपका, देखो एंटमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन है। एंटमोलॉजी क्या है, कीटों यानी कीट मकोड़ों का अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है आपका, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम मतलब क्या, पारिस्थितिकी ना तंत्र, तो इकोलॉजी क्या है आपका पारितंत्र है। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, इकोलॉजी मतलब ये आपका पर्यावरण संबंधी अध्ययन है। यूथेनिक्स क्या है, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे एथोलॉजी हो, क्या होगा आपका, एथोलॉजी। यहां पे एंथोलॉजी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो मुझे लगा फूलों का अध्ययन दिया है, तो यहां पे क्या होगा आपका, एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है, पशुओं के जो व्यवहारिक अध्ययन होता है, पशुओं के नेचर के बारे में, पशुओं की संरचना के बारे में, तो क्या होता है, एथोलॉजी होता है। ठीक है, चलो कह रहा है आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीड़ों के द्वारा या पक्षी के द्वारा। आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, घोंघा, चमगादड़, कीड़ा या पक्षी। तो यहां पे एक चीज नोट करो आप लोग, देखो यहां पे एक वर्ड दिया आर्निथो, क्या दिया है, आर्निथो। देखो क्वेश्चन करने कई तरीके होते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमको मालूम रहते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के हम शब्द पकड़ के अध्ययन कर लेते हैं, जैसे उसका आंसर हम जान लेते हैं। जैसे देखो आप सभी को पता होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आर्निथोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, तो यहां पे आर्निथो है, तो यहां पे एक वर्ड पक्षी है, तो पकड़ लो ना यार, आर्निथोफिली क्या है, पक्षी के, तो पक्षी समझते है, मतलब ये क्या है, इसमें आपका ऑप्शन पक्षी हो जाएगा। ठीक है, चलो पुरुष में पुरुषत्व के लिए ध्यान रखो, पुरुषत्व मतलब क्या होता है, मर्दानगी। तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, XO, YO, XX या XY। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। तो यहां पे आप देखो जो XO है, तो आपने सुना होगा कि मानव में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो यहां पे XO कोई गुणसूत्र नहीं है, YO कोई गुणसूत्र नहीं है, और जो XX होता है ना, तो किससे संबंधित है, वो तो फीमेल में होता है ना, और XY किस में होता है, तो पुरुषों में होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या ऑप्शन का हो जाएगा, XY, क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है, तो XY गुणसूत्र किस में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, ध्यान दीजिएगा, अल्प विकसित अंग है, फेफड़ा, अपेंडिक्स, हृदय या गुर्दा। फेफड़ा, अपेंडिक्स, हृदय या गुर्दा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। हाँ ठीक, ओके, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, ध्यान रखो, फेफड़े अल्प विकसित नहीं हो सकते बाबू, हमको जीवन भर फेफड़ों से काम लेना है। हृदय
अल्प विकसित नहीं हो सकते। हमको जीवन भर धड़कन, क्या धड़कन चालू करनी है, ऑक्सीजन को भेजना है, CO2 को लेना है और ब्लड को ट्रांसफॉर्म करते रहना है पूरे शरीर में। गुर्दा ये भी अल्प विकसित नहीं है। ये क्या है, गुर्दे भी क्या करते हैं, पूरे जीवन भर आपके यूरिया को पास करते रहेंगे और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते रहेंगे। तो क्या होगा हमारा अपेंडिक्स, क्या हो जाएगा हमारा अपेंडिक्स। ध्यान रखो, अपेंडिक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक अल्प विकसित अंग है। ये क्या होता है, यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों की निचली परत जो पीली होती है, ध्यान रखो, दांतों की निचली परत जो पीली होती है कहलाती है डेंटिन, इनामेल, सीमेंटम या ओसीन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ध्यान रखो, क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है, चलो ठीक है साथियों, तो देखो डेंटिन को दांतों की प्रोटीन कहते हैं। दांतों की प्रोटीन क्या होती है, डेंटिन होती है। इनामिल क्या है, ये इनामिल जो है दांतों में चमक का कारण है और यह दांतों की ऊपरी परत है। तो यहां पे क्या है, सीमेंटम, दांतों की निचली परत जो जड़ों में होती है, दांत जहां पे जड़ों से फंसे रहते हैं ना, वो परत कैसी होती है, पीली होती है। ठीक, तो वो सीमेंटम की होती है। और ओसीन क्या है, ओसीन यह क्या है, यह आपके हड्डियों की प्रोटीन है। क्या है, यह आपके बोन की प्रोटीन है। हड्डियों की प्रोटीन ओसीन होती है, जो कितनी होती है, आपके बॉडी में लगभग 38% होती है। ठीक है, तो जो हड्डियों की प्रोटीन ओसीन है, दांतों की प्रोटीन डेंटिन है, तो यहां पे क्या होगा आपका सीमेंटम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों का निर्माण होता है, ध्यान रखो, हड्डियों का पूछ रहा है, हड्डियों का निर्माण होता है ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोक्लास्ट में, ओडोंटोब्लास्ट में या ऑस्टियोलॉजी में, जल्दी बताओ फटाफट। हड्डियों का निर्माण होता है, देखो तो हड्डियों का जो निर्माण होता है ना बाबू, वो कहां पे होता है, वो होता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में। ठीक है, कहां पे होता है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में। और जो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं होती है ना, तो यहां पे हड्डियों क्या होता है, हड्डियां डिकम्पोज होती हैं। क्या होती है, हड्डियां डिकम्पोज, यानी हड्डियों का विघटन होता है। कहां पे, ऑस्टियोक्लास्ट में। ओडोंटोब्लास्ट क्या है, यहां से दांतों का निर्माण होता है। जो ओडोंटोब्लास्ट वे कोशिकाएं होती हैं जहां पे दांतों का निर्माण होता है। और ऑस्टियोलॉजी क्या है भैया, तो यहां पर हम हड्डियों या अस्थियों लिख दो, अस्थियों थोड़ा सा संस्कृत होता है ना, संस्कृत। तो यहां पे क्या करते हैं, हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हड्डियों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। ओडोंटोब्लास्ट क्या है, ओडोंटोब्लास्ट वे कोशिका है जहां दांतों का निर्माण होता है। ऑस्टियोक्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जहां पे हड्डियां विघटित होती हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जहां पे हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्कुराहट के दांत कहलाते हैं, आ गया क्वेश्चन आपका, मुस्कुराहट के दांत कहलाते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर या कोई नहीं। तो भैया मेरे सबसे पहले ही मैंने आपको इसका आंसर दे दिया था कि मुस्कुराहट के दांत क्या कहलाते हैं, मुस्कुराहट के दांत क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आपका हो जाएगा, इंसीजर। क्या हो जाएगा, इंसीजर। इंसीजर वे दांत होते हैं जो सबसे पहले आते हैं और वे क्या कहलाते हैं, मुस्कुराहट के दांत कहलाते हैं, खरगोश के दांत कहलाते हैं। कैनाइन क्या है, मांसाहारियों के लक्षण होते हैं। मोलर क्या है, ये चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलो, ओके, सेशन इज कंप्लीटेड, सेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो साथियों ये हमारा कंकाल तंत्र का सेशन रहा आज का, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। अस्थि उपास्थि जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़े। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताइएगा। रोज की तरह फिर से हम आप यहीं पे मिले, कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन किया। कल हमारा फिर से एक नया चैप्टर रहेगा। ओके, तो बात मिलेंगे कल फिर से। उसके पहले एक धमाकेदार मोटिवेशन हो जाए, उसके पहले एक धमाकेदार मोटिवेशन हो जाए आपके लिए। देखो
कहते हैं कि हुकूमत तो बाजुओं के दम पर कोई भी कर लेता है। बात को जरा ध्यान से सुना, गौर करना। ओके, वैसे मैं कभी शायरी बोलता नहीं, बट अब थोड़ा सा तड़का मारूंगा। हुकूमत तो बाजुओं के दम पर कोई भी कर ले, बट जो सबके दिलों में छा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंसान कहते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, हुकूमत तो बाजुओं के दम पर कोई भी कर ले, बट जो सबके दिलों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। और इंसान कौन है? माई सेल्फ, आशीष पांडे। ठीक है, तो चलो मेरे साथियों, एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक सेशन रहा आज का। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से आपने मेरा साथ दिया। तो मिलते हैं कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। फिर से आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।